they need to assimilate into the environment. And assimilate is a verb and it means to absorb or integrate. उर्दू में कह सकते हैं किसी चीज को खुद में जम कर लेना या जज्ब कर लेना. ये वर्ड जो है ये आप नॉलेज के लिए, आइडियाज के लिए या कल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सेंटेंसेस: शी क्विकली assimilated the new information and applied to her work. उसने बहुत जल्दी जो नई इंफॉर्मेशन थी उसको जज्ब कर लिया या अब्सॉर्ब कर लिया और उसको अपने काम में इस्तेमाल किया. Second sentence, immigrants often try to assimilate into the local community. जो immigrants होते हैं, मुहाजिरीन होते हैं, वो अक्सर मुकामी community में. So what was going on in your mind? Nerves of steel, Nihal? Nerves of steel, ये एक phrase है जिसका मतलब होता है किसी इंसान में बहुत ज्यादा किसी काम को करने का हौसला होना, जिसको फुलादी हौसला बोलते हैं. वो उसके लिए इंग्लिश में ये phrase है nerves of steel. Sentence: it takes nerves of steel to perform on stage in front of thousands of people. हजारों लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए फुलादी हौसला चाहिए. Thank you so much. Flattery will get you everywhere. फ्लैटरी एक नाउन है और इसका मतलब होता है खुशामद, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना. सेंटेंस: he tried to win her over with constant flattery. उसने मुसलसल खुशामद के. But very seldom is like Bollywood brought up. सेल्डम एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कम, कोई चीज जो कम तादाद में हो रही हो. अगर आप कहेंगे वेरी सेल्डम तो इसका मतलब है बहुत कम. जैसे कि सेंटेंस: ही सेल्डम गोज टू द जिम, वो कम ही जिम जाता है. अगर इसको आप कहेंगे कि ही वेरी सेल्डम गोज टू द जिम, इसका मतलब हो जाएगा कि वो बहुत ही कम जिम जाता है. And mom was very particular about us having a normal life. And mom was पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी चीज के बारे में बहुत मोहतात हो या उस चीज का बड़ा ख्याल रखता हो, ध्यान रखता हो कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, तो वो इंसान बड़ा पर्टिकुलर है. सेंटेंस: शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर डाइट एंड ओनली ईट्स ऑर्गेनिक फूड. वो अपनी खुराक के बारे में बड़ी ही मोहतात है, बड़ा ध्यान रखती है, ख्याल रखती है. And you have to learn it right there, mug it up, you know. मगअप का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी याद करना, जिसको हम रट्टा लगाना कहते हैं. सेंटेंस: शी ट्राई टू मग अप ऑल द हिस्टोरिकल डेट्स. उसने सारी तारीखी तारीखें रटने की कोशिश की. Because the father thinks that she is the golden goose and गोल्डन गूस जो ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी. सेंटेंस: many people saw the real estate market as a golden goose. बहुत से लोगों को लगा कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो सोने के and you have to learn it right there, mug it up, you know. मगअप का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी याद करना, जिसको हम रट्टा लगाना कहते हैं. सेंटेंस: शी ट्राई टू मग अप ऑल द हिस्टोरिकल डेट्स. उसने सारी तारीखी तारीखें रटने की कोशिश की. Because the father thinks that she is the golden goose and गोल्डन गूस जो ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी. सेंटेंस: many people saw the real estate market as a golden goose. बहुत से लोगों को लगा कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है. so I tried to emulate them. एमुलेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी की कॉपी करना या किसी की तरह बनने की कोशिश करना, ताकि आप भी जिंदगी में वो सक्सेस हासिल कर सके जो उन्होंने की है. इसको आप उर्दू में पैरवी करना भी कह सकते हैं. इसका सेंटेंस होगा: मैनी यंग एथलीट्स ट्राई टू एमुलेट देयर स्पोर्ट्स हीरोज. बहुत से नौजवान जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने खेल के जो हीरोज होते हैं उनकी पैरवी करने की कोशिश करते, उनकी तरह बनने की कोशिश करते ताकि वो भी उतने सक्सेसफुल हो सके. I used to think she was very vivacious, very cute. ववेशियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत जिंदा दिल हो, जिसकी पर्सनालिटी बहुत जिंदा दिल हो. शौक और चंचल भी बोल सकते हैं इसको. सेंटेंस: शी हैज अ विवेशियस पर्सनालिटी दैट लाइट्स अप एवरी रूम. उसकी बड़ी जिंदा दिल शख्सियत है, पर्सनालिटी है जो हर कमरे को रोशन कर देती है. आप जिंदा दिल भी कह सकते हैं. And I'm a hustler. हसलर एक नाउन है और इसके दो डिफरेंट मीनिंग्स है. एक पॉजिटिव मीनिंग है और एक नेगेटिव मीनिंग है. पॉजिटिव मीनिंग है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत मेहनती हो, जो एक दफा गोल सेट करे तो फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है और पूरी मेहनत करके अपना वो गोल अचीव करता है, उसको भी हसलर कहेंगे. जो नेगेटिव मीनिंग है वो ये है कि एक मौका परस्त इंसान,
चालबाज इंसान जो मौके को देखकर उसमें से अपना फायदा निकालने की कोशिश करता है, लोगों को डिसीव करके मनी हासिल करता है, पैसा हासिल करता है, उसको भी हसलर कहते हैं। सेंटेंस, शी इज ए हसलर, नथिंग कैन स्टॉप हर फ्रॉम सक्सीडिंग। वो बहुत मेहनती है और कोई भी चीज उसको कामयाबी से रोक नहीं सकती है। सेकेंड सेंटेंस, द सिटी इज फुल ऑफ हसलर्स ट्राइंग टू सेल यू समथिंग। शहर मौका प्रस्त चालबाज लोगों से भरा हुआ है और आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश। Like I wanted with all my might to take care of her. माइट, माइट एक नाउन है और इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर, जिसको उर्दू में कहेंगे ताकत। सेंटेंस, शी यूज्ड ऑल हर माइट टू पुश द हैवी डोर ओपन। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भारी दरवाजा खोला। And my driver was pretty shocked because he's never seen me howl. And my हाउल, हाउल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जोर जोर से रोना। सेंटेंस, द बेबी हाउल्ड बिकॉज ही वॉज हंग्री। बच्चा जोर जोर से रोया क्योंकि। And how am I going to sail through it? सेल थ्रू, सेल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को आसानी से मुकम्मल कर लेना, या किसी चीज को आसानी से पास कर लेना, या किसी चीज में से आसानी से गुजर जाना, इसको सेल थ्रू करना कहते हैं। सेंटेंस, शी सेल्ड थ्रू द इंटरव्यू एंड गॉट द जॉब। उसने इंटरव्यू आसानी से पास कर लिया और उसको नौकरी मिल गई। Alone and trying to be a social climber. सोशल क्लाइमर, सोशल क्लाइमर हम एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए अपने से ऊंचे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए। सेंटेंस, शी मैरिड हिम जस्ट टू बिकम अ सोशल क्लाइमर। उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना। Others are downright delusional. डाउनराइट, डाउनराइट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है और ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी बात पर जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना सरासर, बिल्कुल, उस मीनिंग में डाउनराइट को हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस, द मूवी वॉज डाउनराइट बोरिंग। ये फिल्म बिल्कुल बोरिंग थी। सेकेंड सेंटेंस, इट्स अ डाउनराइट लाई। ये सरासर। It was just so pristine and so beautiful. प्रिस्टीन, प्रिस्टीन एक एडजेक्टिव है और इसके दो मीनिंग है। एक है कि कोई चीज बहुत साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, उसको भी प्रिस्टीन बोला जाता है। सेकंड है कि कोई चीज अपनी असली हालत में, परफेक्ट कंडीशन में, उसमें किसी किस्म की कोई खराबी ना आई हो, उसको भी प्रिस्टीन बोला जाता है। इसके सेंटेंसेस होंगे, शी वोर अ प्रिस्टीन व्हाइट ड्रेस टू द सेरेमनी। उसने तकरीब में एक साफ सुथरा सफेद लिबास पहना। सेकंड सेंटेंस, द बुक वाज फाउंड इन अ प्रिस्टीन कंडीशन डिस्पाइट बीइंग डेकेड्स ओल्ड। किताब दहाइयों पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई हालत। By fluke, I got poster boys. बाय फ्लूक, बाय फ्लूक का मतलब होता है इत्तफाकी तौर पे, जिसकी आपने तवक्को नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, अचानक से कोई चीज हो जाए तो वो बाय फ्लूक हुई है। सेंटेंस, शी मेट हर फेवरेट एक्टर बाय फ्लूक एट द कॉफी शॉप। वो अपने पसंदीदा अदाकार से इत्तफाकी तौर पे कॉफी शॉप में मिली। And I would just be sitting there like blank face. फ्लैंक फेस्ड, फ्लैंक फेस जो है एडजेक्टिव है और इसको फ्रेज भी कह सकते हैं आप, और इसका मतलब होता है कि जब इंसान का चेहरा एक्सप्रेशनलेस होता है, उसके चेहरे पे किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन, कोई तासुर नहीं होता है, बिल्कुल स्पॉट चेहरा जिसको बोलते हैं ना उर्दू में, उसको फ्लैंक फेस्ड बोलेंगे आप इंग्लिश में। सेंटेंस, डिस्पाइट द जोक्स ही स्टेड फ्लैंक फेस्ड एंड डिडंट लाफ। मजाक के बावजूद, जोक्स के बावजूद वो, उसका चेहरा जो है वो तासुर के बगैर रहा और वो हंसा तक। instant gratification. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये एक नाउन फ्रेज है और इसका मतलब होता है फौरी मजा, फौरी तस्कीन, फौरी सुकून। ये जो फौरी उसी लम्हे में मिलने वाला मजा या सुकून या खुशी या तस्कीन जो होती है, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब इंसान इंतजार ना करे, उसको उस लम्हे में जो वो मजा या वो जो खुशी अवेलेबल है, उसको जस्ट बस वो हासिल करनी है, चाहे लॉन्ग टर्म आगे जाकर उसको उस चीज का नुकसान हो। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि एक इंसान जो है वो अगर डाइट पर है, अपना वजन कम कर रहा है, लेकिन कहीं पर उसके सामने कोई केक या चॉकलेट आ जाती है या कोई भी मजे की चीज आ जाती है, तो अब उसको चाहिए तो यही कि वो उसको ना खाए ताकि वो अपनी डाइट को कंटिन्यू रख सके। लेकिन वो उस लम्हे का जो मजा है, वो जो केक खाने का या चॉकलेट खाने का, वो उस लम्हे के मजे को हासिल करता है और वो चॉकलेट या केक खा लेता है और अपनी डाइट को खराब कर देता है। तो इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन
ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसका सेंटेंस होगा मेनी पीपल प्रेफर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ओवर लॉन्ग टर्म सक्सेस। बहुत से लोग फौरी मजे या फौरी तस्कीन को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर। Then I got to know it was legit. लिजिट एक एडजेक्टिव है और ये वर्ड हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि कोई चीज रियल है, जेन्युइन है, असल है, मतलब वो फेक नहीं है, तो वहां पर लिजिट यूज करते हैं। इसके अलावा हम इस सेंस में भी यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कोई चीज लीगल है, कानून के मुताबिक है, मतलब उसमें किसी किस्म की कोई इलीगल चीज इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पर भी लिजिट वर्ड को यूज किया जाता है। सेंटेंस शी इज अ लिजिट डॉक्टर नॉट सम फेक ऑनलाइन कंसल्टेंट, मतलब वो एक सच में असल डॉक्टर है, कोई जाली ऑनलाइन कंसल्टेंट नहीं है। सेकेंड सेंटेंस ही हैज अ लिजिट रीजन फॉर बीइंग लेट, उसके पास देर से आने की जायज वजह है। So I wanted to be in the good books. So I टू बी इन समवन्स गुड बुक्स, ये एक इडियम है और इसको इस्तेमाल किया जाता है जब कहना हो कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है या पसंदीदा होने की कोशिश कर रहा है। ये जो दूसरा शख्स है वो कोई अथॉरिटी वाला इंसान होता है। आप किसी अपने से अथॉरिटी वाले इंसान की जब नजर में अच्छा बनने की या उसके पसंदीदा होने की कोशिश करते हैं तो यू आर ट्राइंग टू बी इन हिज और हर गुड बुक्स। अब इसके सेंटेंसेस होंगे आई हेल्प्ड माय बॉस विद द रिपोर्ट सो नाउ आई एम इन हर गुड बुक्स, मैंने अपने बॉस की रिपोर्ट में मदद की इसलिए अब मैं उनकी नजर में बड़ा अच्छा हूं या अच्छी हूं। सेकेंड सेंटेंस ही इज ऑलवेज ऑन टाइम टू स्टे इन द टीचर्स गुड बुक्स, वो हमेशा वक्त पर आता है ताकि वो टीचर की नजर में अच्छा। messed up relationships, messed up people. मेस्ड अप जो है इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो उलझी हुई है, जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है या टूटी हुई ब्रोकन है, तो वो मेस्ड अप है। अब जहाँ पे देखें तब्बू ने कहा मेस्ड अप रिलेशनशिप्स या मेस्ड अप पीपल, तो अगर किसी रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहां इसका मतलब होता है कि ऐसा रिश्ता जो उलझा हुआ है, जो डिस्टर्ब है या जो टूटा हुआ है। और अगर आप कहें कि मेस्ड अप पीपल तो वहां पर इसका मतलब हो जाता है कि ऐसा इंसान जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, जो बहुत कंफ्यूज्ड है, जो बहुत उलझा हुआ इंसान है। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस हम अगर एडजेक्टिव के तौर पर देखेंगे तो वो ये होंगे शी इज गोइंग थ्रू सम मेस्ड अप इमोशंस राइट नाउ, वो इस वक्त उलझे हुए जज्बात से गुजर रही है। सेकेंड सेंटेंस ही हैज अ रियली मेस्ड अप चाइल्डहुड, उसका जो बचपन था वो बहुत ही उलझा हुआ, बहुत ही बुरा गुजरा है। अब अगर आप इसको फ्रेजल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे मेस्ड अप को तो वहां इसका मतलब हो जाता है कोई गलती करना या किसी चीज को खराब करना। आपने बड़ा कॉमन ये सेंटेंस सुना होगा आई मेस्ड अप, उनके कहने का मतलब ये कि मैंने गलती कर दी, मेरे से मिस्टेक हो गई है। आई मेस्ड अप का ये मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि सेंटेंस आप देख ले आई रियली मेस्ड अप माई एग्जाम, मतलब मैंने अपना इम्तिहान जो है, जो एग्जाम है वो खराब कर दिया, मतलब आपने कुछ ना कुछ वहां पर गलती की है। सेकेंड सेंटेंस द रूम इज सो मेस्ड अप आई कांट फाइंड एनीथिंग, मतलब कमरा इतना बिखरा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं। Pave the path for so many of us. फेव द वे एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि कोई काम फ्यूचर में होने के लिए अगर आप आज उसकी बुनियाद रख दें कि वो काम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हो सके, तो यू हैव पेव द वे फॉर दैट थिंग टू हैपन। इसको आप उर्दू में राह हमवार करना भी कह सकते हैं। इसके सेंटेंसेस होंगे His hard work paved the way for his success, उसकी मेहनत ने उसकी कामयाबी की राह हमवार की। सेकेंड सेंटेंस these reforms will pave the way for economic growth, ये जो रिफॉर्म्स है, इस्लाहात है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की राह हमवार। Her turns are not jerky. There's nothing. जर्की एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि किसी चीज की मूवमेंट अगर स्मूथ ना हो तो उसको हम कहते हैं कि वो जर्की है, जिसको उर्दू में कहेंगे हम झटकों वाली। अब इसका सेंटेंस होगा द एलिवेटर राइड वाज स्लो एंड जर्की, लिफ्ट का जो सफर था वो स्लो था, सुस्त था और झटकों वाला था। सेकेंड सेंटेंस हर वॉइस साउंडेड जर्की ड्यू टू नर्वसनेस, उसकी आवाज घबराहट की वजह से बेरब्त लग रही थी, मतलब उसकी आवाज में झटके थे, वो स्मूथ नहीं थी। अब जर्की का जो नाउन होता है वो जर्क होता है। जर्क के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हो गया उसका मतलब झटका, जैसे सेंटेंस होगा द ट्रेन स्टार्टेड विद अ
jerk. ट्रेन एक झटके से चली. या सेकंड सेंटेंस, he felt a jerk in his shoulder. उसे अपने कंधे में एक झटका महसूस हुआ. अब jerk का सेकंड एक मीनिंग होता है जो कि स्लैंग इंग्लिश होती है, मतलब स्पोकन में इस्तेमाल होता है. वो होता है किसी इंसान के लिए, अगर कोई इंसान बड़ा बदतमीज हो तो उसको भी jerk बोला जाता है. जैसे सेंटेंस, डोंट बी सच अ जर्क, इतने बदतमीज ना बनो. सेकंड सेंटेंस, दैट जर्क कट इन लाइन, उस बदतमीज इंसान ने This is the way it is. I'm going guns blazing. विद गन्स ब्लेजिंग, ये एक इडियम है. इसका मतलब होता है पूरे जोश से किसी काम को करना, पूरी ताकत के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ किसी काम को करना, जिसको कहते हैं जारहाना अंदाज, कॉन्फिडेंस के साथ, जिसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट या हेजिटेशन ना हो, तो उसके लिए ये इडियम यूज होता है. सेंटेंस, द आर्मी मूव्ड फॉरवर्ड विद गन्स ब्लेजिंग लीविंग नो चांस फॉर द एनिमी. फौज पूरी ताकत से आगे बढ़ी. पूरे I have what you call the brain fog now. ब्रेन फॉग एक नाउन है और ये एक ऐसी जहनी कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान चीजों पर फोकस नहीं कर पाता है, उसको क्लैरिटी नहीं हो पा रही होती है और वो चीजें भूलने लगता है. अच्छा, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये अक्सर हो जाता है अगर इंसान स्ट्रेस में हो या थका हुआ हो या उसकी नींद ना पूरी हो, तब इंसान को ब्रेन फॉग होता है. सेंटेंस, आई कैंट कॉन्सेंट्रेट टुडे, आई थिंक आई हैव ब्रेन फॉग. आज मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे लगता है मुझे ब्रेन फॉग हो गया है. Then it's a downward spiral. डाउनवर्ड स्पाइरल ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि जब किसी चीज की सिचुएशन या कंडीशन मुसलसल खराब हो रही हो, एक चीज खराब हुई, फिर दूसरी चीज खराब हुई, फिर तीसरी चीज, मतलब मुसलसल किसी चीज का ग्राफ नीचे ही आता जाए, जिसको आप कहेंगे मुसलसल जवाल, उसको कहते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल. इसका सेंटेंस होगा, डोंट लेट वन फेलियर पुट यू इनटू अ डाउनवर्ड स्पाइरल. एक नाकामी को अपनी जिंदगी के मुसलसल We were lurking in the kitchen. लर्क एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कहीं पर छुप कर खड़े होना. यहाँ पर निकोल कह रही है कि वी वर लर्किंग इन द किचन, तो उनके कहने का मतलब ये कि हम किचन में छुप कर खड़े थे. सेंटेंस, अ स्ट्रेंजर वाज लर्किंग आउटसाइड द हाउस, एक अजनबी घर के बाहर छुप कर खड़ा था. सेकंड सेंटेंस, समटाइम्स फियर लर्क्स डीप इनसाइड अस, बाजुकात खौफ हमारे अंदर गहराई में छुपा हुआ होता है. Okay, this is where I get earnest and sincere. अर्नेस्ट एंड सिंसियर ये एक फ्रेज है और इसको इस्तेमाल किया जाता है जब आपने कहना हो कि मेरी ये बात या मेरा ये काम वो संजीदा है और मुखलिस है, मतलब ऑनेस्ट है और सिंसियर है, तो वहां पर बोला जाता है अर्नेस्ट एंड सिंसियर. सेंटेंस, आई कुड टेल ही वाज अर्नेस्ट एंड सिंसियर इन हिज अपॉलजी, मैं कह सकता था या मुझे पता था कि वो अपनी माफी में संजीदा. So I don't know the perks of that. पर्क्स नाउन है और इसका मतलब होता है एडिशनल एडवांटेजेस और बेनिफिट्स. देखिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पर आपको सैलरी मिलती है मंथली, लेकिन उसके अलावा अगर कंपनी आपको फ्री कन्वेंस दे दे या फ्री मेडिकल दे दे, तो ये एडिशनल एडवांटेजेस हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हैं उस कंपनी में काम करने के. इनको आप पर्क्स कहेंगे. इसका सेंटेंस होगा, द जॉब डजंट पे मच बट द पर्क्स आर ग्रेट, मतलब इस जॉब की जो तनख्वाह है वो ज्यादा नहीं है मगर सहूलियात जो है वो बहुत बेहतरीन है. I'm very sly. स्लाई एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई चालाक इंसान, मक्कार इंसान, फरेबी इंसान, जो देखने में तो मासूम लगे लेकिन वो चुपके से आपके साथ कोई ना कोई मक्कारी करे, कोई ना कोई फरेब करे, कोई ना कोई धोखा दे आपको, तो ऐसे इंसान को आप स्लाई कहेंगे. इसका सेंटेंस होगा, डोंट ट्रस्ट हिज स्लाई बिहेवियर, ही ऑलवेज हैज अ हिडन प्लान, मतलब उसके मक्कार रवैये पर भरोसा ना करो. And I've probably never been so vociferous about something. वसिफरस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और फीलिंग्स लाउडली एंड फोर्सफुली, मतलब अपनी ओपिनियंस को या अपनी फीलिंग्स को किसी भी मामले से लेकर अगर आप लोगों के सामने उसका पूरा इजहार कर रहे हैं, पूरा लाउडली एंड फोर्सफुली लोगों के सामने उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है या आपकी फीलिंग क्या है इस मामले को लेकर, तो आप वसिफरस होते हैं. इसको वोकल होना भी कहते हैं. इसका सेंटेंस होगा, शी वाज वसिफरस in her opposition to the new policy, मतलब जो नई पॉलिसी आई वो उसकी मुखालफत में पूरी वसिफरस थी, वोकल थी, मतलब उसने पुरजोर इजहार किया उसका. इसका सेकंड सेंटेंस होगा, he became vociferous when the manager ignored his complaint, जब मैनेजर ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया तो वो वसिफरस हुआ, मतलब उसने पुरजोर मतलब people are literally bumping into each other and pushing.
बम्प इनटू ईच अदर, ये एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जो नेटिव स्पीकर्स भी हर कोई बहुत कॉमनली इसको इस्तेमाल करता है और इसका मतलब होता है इत्तफाकन अचानक किसी से टकरा जाना या किसी के साथ आपकी मुलाकात का हो जाना। आपने प्लान नहीं की थी, अचानक से हो गई, आप कहीं पर मिले। इसके सेंटेंसेस होंगे वी बम्प्ड इनटू ईच अदर एट द मॉल यस्टरडे, हम कल मॉल में एक दूसरे से अचानक टकरा गए। सेकेंड, आई डिड एक्सपेक्ट टू बम्प इनटू हर एट द एयरपोर्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी एयरपोर्ट पे Kill Bill to me was like setting the bar. सेट द बार, सेट द बार एक इडियम है और इसको यूज करते जब हमने कहना होता है कि किसी ने अपने काम से या अपनी परफॉर्मेंस से एक लेवल ऑफ क्वालिटी कायम कर दिया है। उर्दू में आप कह सकते हैं एक मयार कायम कर देना दूसरों के लिए, उसको कहते हैं सेट द बार। सेंटेंस होगा इसका, हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन सेट द बार फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम, उसकी जो मेहनत और लगन है उसने एक मयार कायम कर दिया है अपनी बाकी टीम के लिए। We're cooking with gas. We're cooking with gas. बी कुकिंग विद द गैस, ये भी एक इडियम है और इसको यूज किया जाता है जब ये कहना हो कि कोई इंसान किसी काम में बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है तो दैट पर्सन इज कुकिंग विद द गैस। सेंटेंस होगा वी वर स्ट्रगलिंग एट फर्स्ट बट नाउ वी आर कुकिंग विद द गैस, शुरू में हमें मुश्किल हो रही थी लेकिन अब हम अपने काम में कामयाब। It's going to be nostalgic. Nostalgic. Nostalgic is an adjective and it means feeling a sentimental longing or affection for the past. माजी की खुशगवार यादों को याद करके जज्बाती या उदास होने को nostalgic होना कहते हैं। Sentence, I felt nostalgic when I saw my childhood toys. जब मैंने अपने बचपन के खिलौने देखे तो मुझे माजी की याद आई। Second, the song made her feel nostalgic about her school days. इस गाने ने उसे स्कूल के दिनों की That's where it stemmed from. Stem from एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है to originate from या to be caused by, यानी कोई चीज कहाँ से शुरू हुई या किस वजह से पैदा हुई। Sentence, his problems stemmed from a lack of confidence. उसके मसाइल खुद एतमादी की कमी से पैदा होते हैं। Second, the argument stemmed from a misunderstanding. झगड़ा गलत। Fighting of predators on screen. प्रेडिटर एक नाउन है और ये हम जानवरों के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे लायंस हो गए, वो प्रेडिटर्स होते हैं। लेकिन इसको इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड का, ऐसे लोग जो रुथलेसली किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लॉइट करे, उसका फायदा उठाए, तो ऐसे इंसान को भी हम एक प्रेडिटर बोलेंगे। अब अगर इसको आप जानवर के लिए इस्तेमाल करें तो इसका सेंटेंस होगा लायंस आर पावरफुल प्रेडेटर्स इन द अफ्रीकन सवाना, जो शेर हैं वो अफ्रीकी मैदानों में ताकतवर शिकारी होते हैं। अगर आप इसको इंसानों के लिए इस्तेमाल करें तो इसका सेंटेंस होगा सम प्रेडेटर्स एक्सप्लॉइट द इमोशंस ऑफ लोनली पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट। कुछ शिकारी किस्म के लोग वो तन्हा लोगों के जज्बात का फायदा उठाते हैं ताकि वो उनका I use it sporadically to my benefit. स्पोरेडिकली हम यूज करते जब कहना हो कि कोई चीज कभी कभार होती है या वक्फे वक्फे से होती है। इसका सेंटेंस, इट रेन स्पोरेडिकली थ्रू आउट द डे, दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। Confusing and unnerving part as an actor. अननर्विंग का मतलब होता है कोई चीज जो आपको बहुत परेशान कर दे या आपको खौफजदा कर दे या आपके अंदर घबराहट पैदा कर दे, तो उस चीज को अननर्विंग कहते हैं। सेंटेंस, देयर वाज एन अननर्विंग साइलेंस इन द रूम, कमरे में एक अजीब खौफनाक खामोशी। Then I hope that my two boys will grow up being a different kind of resilient. Resilient is an adjective and it means able to recover quickly from difficulties, stress or setbacks. एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो इंसान होता है, जो मुश्किलात से और सदमे से जल्दी संभल जाए, उस इंसान को हम resilient बोलते हैं। सेंटेंस, शी इज ए resilient woman who never gives up. वो एक मजबूत औरत है जो कभी हार नहीं मानती। Second, children are often more resilient than adults after traumatic events. बच्चे अक्सर सदमों के बाद बड़ों की निस्बत